हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम CUT PG LLM एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। कितने नंबर का एग्ज़ाम है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बात करते हैं ये एग्ज़ाम कितने नंबर का और कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें 75 क्वेश्चंस है, 300 नंबर का पेपर है, 1 घंटे 45 मिनट इसका टाइम ड्यूरेशन है, इतनी देर के लिए पेपर होता है और इंग्लिश हिंदी दोनों में है और कंप्यूटर बेस्ड होता है ये। एक सही सवाल के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, एक गलत जवाब के लिए आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग में तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। अगर जिसके बारे में आप एकदम श्योर हैं वो तो ठीक है, बट जिसके बारे में आप थोड़ा नहीं श्योर है उसको देख के टिक लगाना है। अब इसका सिलेबस देखें तो सिलेबस इसका बहुत वास्ट है, मतलब लॉ में जो है सब इसके अंदर है। तो यहाँ पे लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया है और जितना और मैं अपने पर्सनल प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो मुझे इस चीज़ें समझ आई कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे लिए पढ़ पाना बहुत मतलब पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेजरली हम लोग अपना BA LLB या LLB के लास्ट सेमेस्टर में होते हैं, या अगर ईयर ड्रॉप कर रखा है वो बात तो अलग है, तब तो सारा प्रिपरेशन होना चाहिए। बट अगर ईयर ड्रॉप नहीं है, हम लोग कॉलेज में अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हम लोग किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि रेयरली ही लोग जो होते हैं वो लोग LLM के लिए ड्रॉप करते हैं, उनका प्लान कोई और रहता है, वो बाद में फिर जो है LLM का एग्ज़ाम भी दे देते हैं। क्लैट PG के लिए ड्रॉप करते हैं, बट CUT PG के लिए तो फिलहाल में तो मैंने कम सुना है, लेकिन ओवर द टाइम शायद लोग ड्रॉप लेने लगेंगे, बट अभी तो कम है। तो अब क्या है, इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ पाना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ये एकदम ऑनेस्टली अगर हम लोग बोले तो इतना पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने देखा है, जैसे मैंने पेपर को ऑब्जर्व किया, मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं था। मेरे कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, उसमें सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, इन लोगों ने सारे प्रोसीजर लॉस डाल दिए थे, तो पढ़ने का समय तो मिल ही नहीं रहा था ये। तो मैंने जितना पेपर मैंने काफ़ी पेपर को ऑब्जर्व किया, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, तो मुझे ये चीज़ समझ आई कुछ सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। उसके बाद मतलब ऐसे ही करके 6-7 सब्जेक्ट्स हैं, मैं डिटेल में आपके लिए उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, है ना, ये जो कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे मतलब अच्छा खासा वेटेज बनता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है ना, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एग्ज़ाम देने का फ़ायदा क्या है, आप सोच रहे होंगे, ये आप लोग को ऑब्वियसली पता होगा, बट मैंने सोचा एक बार याद दिला दूँ। तो एग्ज़ाम देने का फ़ायदा ये है कि आप LLM कर सकते हैं। LLM आप टॉप सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से कर सकते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, BBAU, है ना, CUSB, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो ये ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। अब बात करते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रिपरेशन आपको कैसी करनी है। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछे जाते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई नहीं रहता। देखो, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो ये लोग कॉम्पिटिशन बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग भी ये चीज़ देखेंगे कि ये लोग क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट नहीं करते। ये क्या करेंगे, जिन सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आते थे वो पूछेंगे, या जो एरिया कम कवर्ड है, जिससे अब तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये इस तरीके से लेवल बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर देते हैं। मतलब इस तरीके का एग्जाम बनाते हैं कि आप लोग के लिए क्लियर करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, क्लियर करना ईजी ही है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, ये चीज़ एकदम क्लियर रखनी है। दूसरी चीज़, बहुत रिस्ट्रिक्टेड पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाई पढ़ने से पहले मैं कहूँगी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। कोई भी एग्जाम शुरू करने से पहले ना एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा सब कई स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसका मतलब ये होता है कि रटना। नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब रटना नहीं होता है। उसका मतलब जब मैं बोलती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, मेरे पास कुछ कमेंट आए थे, इस वजह से मैं बात क्लियर कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने क्वेश्चंस को रट लोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हमें आइडिया लगता है कि इस सब्जेक्ट से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट की वैसी ही प्रिपरेशन करोगे। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, उससे बहुत ज़्यादा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो जब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ोगे तो आप उसी लेवल की प्रिपरेशन करोगे। हर सब्जेक्ट की अपनी डिमांड होती है ना। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के क्या कहते हैं कि मतलब समझ लो कि क्लास टेस्ट के लिए पढ़ना हो तो आप उसे कम डिटेल में पढ़ोगे, बट उसी चीज़ को अगर सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ना है तो आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। अब बात को समझ रहे हो।
तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये देखना पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट से किस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप लोग जो है आपको कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग एक बार लेके पढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 5 साल पढ़ चुके होते हैं, तो दोबारा लेके हम शुरू से पढ़ते हैं तो एक तो मन नहीं करता पहली बात तो कि उसे लेके बैठे, क्योंकि और भी चीज़ें लाइफ में चल रही होती है, तो उसे लगता है कि अरे वो लेके पूरा बैठना बड़ा भारी काम लगता है। और उसमें वो क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस होता है ना, तो उसमें आपको कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा होता है, तो मुश्किल होता है पूरी किताब लेके बैठना। मैं ये बात कंप्लीटली एग्री करती हूँ। तो अगर आप जो है मतलब जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू आप कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब आपको पूरा किताब उठा के देखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके थ्रू चाहे तो ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं हमारा पीवाईक्यू सॉल्व करने का। बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आपको एक आइडिया लग जाता है कौन से सब्जेक्ट से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया कि सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही कुछ 6-7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, है ना, इंटरनेशनल लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, टॉर्ट्स हो गया। तो ये एनवायरनमेंट से भी अब सब सवाल बढ़ रहे हैं, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पे थोड़ा-सा ध्यान ज़्यादा देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिसोर्स अपना लिमिटेड रखना है। बहुत डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्लैट पीजी में हम लोग देखते हैं थोड़ा केस लॉस का ज़्यादा वहाँ पे रहता है, बट यहाँ पे केस लॉस का ऐसा कुछ नहीं रहता कि आपको लगेगा कि रीसेंट केस लॉस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लैंडमार्क केसेस जो पढ़ के जाओगे ना, आपका काफ़ी कुछ हो जाएगा। रीसेंट आता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता, 2-3 आ गया तो आ गया। अब किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें? तो क्वेश्चन के तो जो नेट का एग्ज़ाम होता है और सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम थोड़ा बहुत मिलता-जुलता सा है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक मैच द फॉलोइंग आता है, ये इसका बड़ा ही फेमस है। कि क्या करेंगे, जूरिस्ट के नाम दे देंगे, उनके कंसेप्ट दे देंगे या सेक्शन दे देंगे और क्या है उस सेक्शन में वो दे देंगे एक तरफ। अलग-अलग तरीके से, एक तरफ लीगल मैक्सिम दे देंगे, दूसरी तरफ लीगल मैक्सिम का मीनिंग, यहाँ पे कोई प्रिंसिपल दे देंगे, प्रिंसिपल का मीनिंग। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग आता है। और एक बात ध्यान रखना, मैं आप लोग को बताती हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल कैसे, वो आपके इसके ऑप्शंस देख के समझ आ जाएगा। जो क्वेश्चन में ऑप्शंस पूछे जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। आप देखना, क्वेश्चन कैसा भी हो, बट वो ऑप्शंस ऐसे देंगे ना कि अगर आपने थोड़ा ठीक से पढ़ा है ना, तो आप चीज़ों को ईज़िली एलिमिनेट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा उसको आंसर करना। अब जैसे मैंने देखा है मैच द फॉलोइंग, मेजॉरिटी मैच द फॉलोइंग ऐसे होता है ना कि आपको अगर आपको 1-2 भी आता है ना, तो आप इज़िली उसे आंसर कर सकते हैं। सही में आप देखेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएँगे, तो ये सब कैसे आएगा? ये सब तभी आएगा जब आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। बैठ के आप प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। अगर आप पीवाईक्यूज़ को बैठ के प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे ना, तो वहाँ पे आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप सब कुछ ही पढ़ लो। आप बात को समझ रहे हो? सब कुछ पढ़ पाना पॉसिबल नहीं। देखो पॉसिबल है वो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन मैं मतलब मेजॉरिटी लोग का बता रही हूँ, सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता पढ़ पाना। मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था, मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें, कोई और चीज़ रहती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं और कवर कर लूँगी, या मुझे आप पर्सनली डीएम भी कर सकते हो, उसका कोई वो नहीं है। मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था, मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम कुछ बातों का ध्यान रखा था। जैसे मैंने बताया कि मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा था, तो मेरे पास बहुत कम समय था। तो मैं क्या करती थी, एमसीक्यूज़ सॉल्व करती थी। मैं कॉलेज वगैरह जाती थी ना, तो मैं अपने साथ बुक लेके जाती थी। अच्छा, मैं ऑनलाइन नहीं सॉल्व करती थी क्योंकि मुझे पेन पेपर चाहिए होता था, ताकि मैं कहीं पे भी सॉल्व कर सकूँ ना। वहाँ पे नेट का वेट करो, फिर मतलब आंसर चेक करो, ये करो, मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे आपके लिए फ़ीज़िबल आप वैसे कर सकते हो। मेरे लिए ऑफ़लाइन मतलब पेपर पेन लेके ज़्यादा कंफर्टेबल था। तो मैंने क्या किया था कि मेरे पास बुक था, पेपर पेन नहीं, मतलब मेरे पास बुक था, तो उसमें पीवाईक्यूज़ थे। मैं क्या करती थी, कॉलेज वगैरह जाती थी तो वो पीवाईक्यू सॉल्व करती थी। और फिर मैंने क्या किया, उसे सॉल्व करती थी तो मुझे एक चीज़ क्लियर हो जाती थी जब मैं सॉल्व करती थी, कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा पढ़ना है, और अगर किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जो सारे सब्जेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं हम पढ़ चुके होते हैं अपने लॉ कॉलेज में, हम लोग उसे पढ़ चुके होते हैं। लेकिन अब उसे कैसे ब्रश अप करने की ज़रूरत है, किसको कितना डिटेल में पढ़ना है या किसको नहीं पढ़ना, वो क्लियर हो जाता है। जैसे कुछ सब्जेक्ट आप उसका एक भी एमसीक्यू नहीं लगा पा रहे, और मुझे पता है समय इतना कम है, वो सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो मैं ऑब्वियसली उसे नहीं कवर करूँगी। तो ये तो सबका अपना पर्सनलाइज्ड है ना, किसका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को 5 दिन दीजिए, जूरिस्प्रूडेंस को 4 दिन दीजिए, नहीं। आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से डिपेंड करता है। बात को समझ रहे हैं आप? तो मैंने जैसे आपको बता भी दिया कि ये कुछ सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने सबसे पहली चीज़ ये करती कि मैं एमसीक्यू सॉल्व करती रहती थी, और मैंने क्या किया था, मेरे पास अपने नोट्स थे।
अब जो नोट्स है ऐसा नहीं था कि जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे नोट्स है तो मैं उससे पढ़ रही हूँ, नहीं। मैंने ये चीज़ देखी कि जो मेरे नोट्स थे, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे, मेरे नोट्स थोड़े वैसे ही थे। मतलब बहुत ज़्यादा अलग नहीं था। जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, मेरे नोट्स में मेजॉरिटी चीज़ें कवर हो रही थी। तो इस वजह से मैंने अपने ही नोट्स को रेफर किया था। मैंने एक गाइड बुक ली थी। वो गाइड बुक इस वजह से ली थी क्योंकि उसमें क्वेश्चंस वगैरह थे और थोड़ा बहुत कंटेंट भी था। बट गाइड बुक आजकल बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। AK जैन वॉज अ गुड बुक। अगर मैं CUTPG LLM की बात करूँ, सिंगल्स भी है बट सिंगल से मैंने इतना नहीं पढ़ा था। AK जैन की बुक मुझे अच्छी लगी थी, मैंने AK जैन की बुक से किया था। बाकी पर मेजरली मेरा नोट्स था कि मैंने अपने नोट्स पढ़े थे। और रही बात है नोट्स की, तो मैंने ऑलरेडी वो चैनल पे चीज़ें कवर कर रखी हैं। इनफैक्ट मैंने CUTPG LLM के लिए तो बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि तो मतलब मेरा ओवरऑल यही था स्ट्रेटेजी, और ज़्यादा कुछ नहीं था। ज़्यादा ज़्यादा MCQ सॉल्व किया, अपने नोट्स पढ़े और MCQ सॉल्व करती गई और बस। और स्ट्रेस तो मैं ये नहीं कहूँगी कि स्ट्रेस होके मत करना, मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, है ना। नेक्स्ट लेवल का मेरा स्ट्रेस था, तो मैं ये नहीं कहूँगी। लेकिन अगर आप कूल और काम रह के कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। मैं तो ज़्यादा टाइम मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली इंसान हूँ। तो मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं परेशान नहीं होती तो मेरे पास थोड़ा ज़्यादा समय बचता। तो आप लोग उस हिसाब से अपना देख लीजिए, सबका अपना अपना होता है। बट मैंने आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग के लिए वन लाइनर्स लेके आऊँ सब्जेक्ट के लिए, अगर आप लोग के पास इतना भी समय नहीं है, वन लाइनर्स अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोग के लिए लेके आऊँ, तो आप लोग बता सकते हैं। जैसे पिछले साल जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं एक एक सब्जेक्ट का वन लाइनर ला सकती हूँ, क्योंकि मेजरली जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसके हम लोगों ने वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। तो अगर आप चाहेंगे वन लाइनर्स, मैं वन लाइनर्स ला सकती हूँ। और साथ ही मैं कोशिश करूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको एनालिसिस करूँ आपके साथ, ठीक है। तो यही हमारा रहने वाला है स्ट्रेटेजी। तो आप लोग अपना प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। मैंने आपको बोला ना, आप थोड़ा अपना PYQs देखिए, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाइए। बाकी कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी तो आप मुझसे पूछिए। और कॉलेज के बाद का क्या प्रोसेस है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया अपना LLM, तो मैं उसमें आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। बाकी कॉलेज का भी मैं कवर कर सकती हूँ, बट यहाँ पे मैं ज़्यादा पर्सनली गाइड कर सकती हूँ। तो अगर आप LLM में आपका होता है और आप DU में आते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को टेक्स्ट करिएगा, हम लोग ज़रूर से मिलेंगे। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा ID पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।